हाय डेवलपर्स। सो डेटा स्ट्रक्चर विद जावास्क्रिप्ट के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है, यहाँ पे हम लोग कोई भी प्रोग्राम रन करके नहीं देखेंगे, बट हाँ काफ़ी सारी चीज़ें समझेंगे हम लोग व्हाइट बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करके। उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी सारे इंटरव्यू क्वेश्चन भी आपके क्लियर होंगे, जैसे कि एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है, डायरेक्टली पूछते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं आंसर करने के लिए। और जैसे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या डिफरेंस होता है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ऑक्सिलरी स्पेस एंड इनपुट साइज क्या होता है, बिग ओ नोटेशन क्या होती है। अच्छा, बिग ओ नोटेशन मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ में बताऊंगा, डिटेल में मैं आपको एक और पार्ट आएगा, हमारा थ्योरेटिकल पार्ट आएगा जो रहेगा एसिम्प्टोटिक नोटेशन का, उसके अंदर मैं आपको बिग ओ नोटेशन डिटेल में बताऊंगा, बिकॉज बिग ओ नोटेशन एक्चुअल में यूज एसिम्प्टोटिक नोटेशन के साथ ही होती है, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको बहुत कुछ बता दूं तो आधी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, आधी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, बिकॉज यहाँ पे कुछ फॉर्मूले वगैरह की भी चीज़ें आती हैं। सो मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ बताऊंगा बस थ्योरेटिकली, और जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं और कैसे इसको एक्चुअल में डिनोट करते हैं वो मैं आपको अपकमिंग जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा उसके अंदर ही बताऊंगा एसिम्प्टोटिक नोटेशन के साथ में। सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि एल्गोरिथम क्या होता है, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ एल्गोरिथम क्या होती है, बट यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ तो कि यहाँ पे हम लोग सारी थ्योरेटिकल चीज़ें कवर कर रहे हैं, आपके एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगी। देखो, एल्गोरिथम बेसिकली होते हैं स्टेप्स टू डू एनीथिंग। आपको कुछ भी काम करना होता है, उस काम करने के लिए जो भी आप स्टेप्स चलते हो उनको एल्गोरिथम कहते हैं। बेसिक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपको आपके फ्रेंड के घर जाना है, तो जो भी आप स्टेप्स उठाओगे ना घर उनके घर जाने के लिए, वो बेसिकली एक एल्गोरिथम बन गए। जैसे कि आप अपने घर से जाओगे, गाड़ी से जाओगे, बाइक से जाओगे, या फिर जैसे भी जाओगे। सो लेट से आप गाड़ी से जाते हो तो आपने गाड़ी ओपन करी सबसे पहले, फिर स्टार्ट करी, फिर पार्किंग से निकाली, फिर रोड के ऊपर गए, फिर अपने फ्रेंड के घर पे पार्क करी और फिर उनसे मिले। तो ये आपके फ्रेंड के घर पे जाने के पूरे पूरे स्टेप्स हो गए, और इन्हीं को हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम। इसी तरीके से जब भी हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं उसके लिए कुछ स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। जैसे कि आप एरे को में कुछ सर्च करना चाहते हो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बना के दिखाता हूँ आपको। ऐसे ही आप एक एरे में से कुछ सर्च करना चाहते हो तो उसके क्या स्टेप्स रहने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग एक एरे डिफाइन कर लेंगे। लेट से मैंने यहाँ लिख दिया डाटा, हमने एक एरे डिफाइन करा। उसके बाद में आपको क्या एलिमेंट सर्च करना है, ईएल सर्च करा, उस एलिमेंट को आपने बता दिया कि मुझे 10 इसमें से सर्च करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये स्टेप्स 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया, थर्ड क्या हो गया कि आपको एक फॉर लूप डिफाइन करना पड़ेगा, एक लूप, और अच्छे से मैं लिख देता हूँ डिफाइन लूप, ठीक है। एंड फोर्थ कंडीशन क्या हो गई, मैच एलिमेंट, आप एलिमेंट को मैच करने की कोशिश करोगे लूप के अंदर। फिफ्थ के अंदर इफ ईएल मैच, यहाँ पे पेन से काफ़ी अच्छी राइटिंग नहीं आती है वाइट बोर्ड के ऊपर, बट आई होप आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे। अगर ये मैच होती है तो आपका 6 स्टेप क्या हो जाएगा, कंप्लीट, सर्च कंप्लीट। और 7, अगर 7 क्या हो सकता है, इफ नॉट मैच, 8 में क्या आ जाएगा आपका, नो रिजल्ट फाउंड, ठीक है। तो ये आपके स्टेप्स हो गए। सो इसी को हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं, ये आप समझते हो आराम से, ऑलराइट। बट देखो, हम हर जगह पे कोई भी एल्गोरिथम अप्लाई नहीं कर सकते। आपने अगर लास्ट वाला पार्ट देखा हो तो मैंने आपको एक 2 एरे को मर्ज करने एग्जांपल दिया था, जहां पे आप लोग एक सिंपल फॉर लूप भी यूज कर सकते हो, एक व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हो, कि कहां पे हमें कौन सी एल्गोरिथम यूज करनी चाहिए, उसके हिसाब से हम एल्गोरिथम यूज करते हैं। एक काम को करने की एक से ज्यादा हमें एल्गोरिथम हमारे पास होती हैं। वही मैं फ्रेंड वाला एग्जांपल लेके चलूंगा। मान लीजिए आपका फ्रेंड का घर है तो आपके घर से 5 मिनट की दूरी पे पड़ता है, तो उस केस में आप क्या करोगे, एल्गोरिथम एक ये बनती है आप पैदल जाओगे, एल्गोरिथम बी ये बनती है कि आप गाड़ी से जाओगे, ठीक है। तो आप सोचोगे कि यार 5 मिनट का है तो रास्ता, मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा, फिर पार्किंग से निकालूंगा, फिर मैं उनके वहां पे पार्क करूंगा, पार्किंग की जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, इससे अच्छा ये है कि मैं पैदल ही चला जाता हूँ। सो आपने एल्गोरिथम 1 चूज कर ली कि आप पैदल पैदल जाओगे, राइट। और मान लीजिए कि आपका तो आपने यहाँ पे एल्गोरिथम 1 चूज करी। अब एल्गोरिथम सेकंड क्या हो सकती है कि मान लीजिए आपका फ्रेंड रहता है 10-12 किलोमीटर दूर, तो अब पैदल जाना पॉसिबल नहीं है, तो आप उस केस में सेकंड जो एल्गोरिथम है वो चूज करोगे, राइट। सो इसी तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं कि क्या हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बन सकती है। अगर हम लोग एल्गोरिथम ए यूज करते हैं वो हमारे लिए बेटर रहेगी, या फिर एल्गोरिथम बी यूज करते हैं हमारे लिए वो बेटर रहेगी।
बहुत केस सी भी बन सकता है, मान लीजिए रास्ता बस 5 ही मिनट का है बट आपके पास वेट बहुत ज़्यादा है, आपके पास 25 किलो वेट है, तो वही तब भी आप पैदल जाना पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है कि उस केस में आप रिक्शा करोगे या फिर कुछ और छोटा ट्रक वगैरह करोगे अगर आपके पास 100-150 किलो सामान है तो, या फिर 200-300 किलो सामान है तो, ठीक है, वहाँ पे थर्ड एल्गोरिथम अप्लाई हो जाएगी। सो इसी तरीके से हम लोग जब भी एल्गोरिथम यूज़ करते हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं, उसमें कितना टाइम लग रहा है, कितना स्पेस लग रहा है, हर एक चीज़ हम लोग चेक करते हैं। सो जब भी हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं तो इसके अंदर दो चीज़ें हम लोग चेक करते हैं, स्पेस एंड टाइम। जब भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंशन भी करूँगा, लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्गो बनाए, तो एल्गो के अंदर दो तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी होती है। पहली होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि कितना उसके अंदर टाइम लग रहा है, ठीक है, और सेकेंड होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कि कितना उसके अंदर स्पेस लग रहा है। ऑल राइट, तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा हूँ कि टाइम कितना लग रहा है और स्पेस कितना लग रहा है। अब एक चीज में आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि यार एक कंप्यूटर है, हम लोग ऑब्वियसली जब प्रोग्राम रन करेंगे तो वो कंप्यूटर में करेंगे, ठीक है, एक कंप्यूटर है जो कि बहुत ही पुराना है 1992 का, ठीक है, मेरे बर्थ के टाइम का। सो उसके अंदर जब आप प्रोग्राम रन करोगे, और एक जो कंप्यूटर है वो 2022 का, तो ऑब्वियसली जो सेकंड वाला है इसके अंदर कम टाइम लगेगा, राइट, बिकॉज ये कंप्यूटर नया है, इसके अंदर लेटेस्ट प्रोसेसर है। तो क्या हम लोग टाइम इस तरीके से कॉम्प्लेक्स तो हम कभी कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज इस कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और सेकंड वाले में काफ़ी कम लगेगा। देखो, टाइम हम लोग इस तरीके से चेक नहीं करते कभी भी। टाइम हम लोग कैसे चेक करते हैं मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम के अंदर 1 लाइन थी, 2 लाइन थी, 3 लाइन थी, 4, 5 एंड 6, जितनी भी उसके अंदर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई ना, वो हमारा एक्चुअली टाइम डिनोट करता है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी, अगर आप डेफिनेशन देखना चाहो तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज मेनली कैलकुलेटेड टू काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेप टू फिनिश द एग्जीक्यूशन। ये कभी भी आप एक्चुअल टाइम पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, बिकॉज जो टाइम होगा वो कंप्यूटर के हिसाब से वेरी कर सकता है, उसके स्पेस के हिसाब से, मेमोरी के हिसाब से, प्रोसेसर के हिसाब से वेरी कर सकता है, राइट। सो जब भी हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितनी हमने लाइंस या फिर कितनी इंस्ट्रक्शंस हमने एग्जीक्यूट करी, राइट। इस हिसाब से हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं। ऑल राइट, आपको समझ में आ गया कि अगर हमारे कोड के अंदर 50 लाइंस हैं, दैट मीन्स एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई 50, और एक के अंदर हमारे पास 200 लाइंस हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई 200। ये आप प्रॉपर सही नहीं कह सकते। जहां पे आपने 50 लाइन यूज करी है, मान लीजिए कि वहां पे एक लूप यूज हो रहा है, ठीक है, और लूप चल रहा है हमारा 1000 बार, तो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना इसकी, तो वो 50 तो डेफिनेटली होगी क्योंकि उसके अंदर लाइन ऑफ कोड है, और आपका लूप कितनी बार चल रहा है 1000 बार, तो 1050 उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। तो लूप वगैरह भी जितनी बार लूप एग्जीक्यूट होंगे उतनी बार, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन होगी ना एक तरीके से, जितनी बार वो चलेगी उतनी बार हम लोग उसको काउंट करेंगे। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, जितनी हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं उसके अंदर में लूप वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करके चलना पड़ता है, और ये कभी भी मशीन डिपेंडेंट नहीं होता। कभी भी ये मत सोच लेना कि एक मशीन के अंदर जितना टाइम लग रहा है वो टाइम होता है एक प्रोग्राम को रन करने के लिए, नहीं, जितनी लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी हमारी उतना उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ऑलराइट, सो अब मैं यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें हटा देता हूँ। अब बात आती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। एक प्रोग्राम है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए मान लीजिए 1 MB, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसको 1 MB चाहिए, ठीक है, तो वो हो गया उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ऑलराइट, हमने मान लिया कि ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। क्या बस हमने 1 MB कैलकुलेट कैसे किया, क्या उसके अंदर 1 MB के वेरिएबल थे, या फिर 1 MB के लूप्स थे, या फिर उसने 1 मेमोरी कंज्यूम करी रैम या रोम में से, किसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे दोनों कैलकुलेट होती हैं। देखो यहाँ पे आप इस डेफिनेशन को पढ़ो, दोनों चीजों को पढ़ो आप। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज द अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड टू रिजोल्व प्रोग्राम, ठीक है, और उसके बाद में ऑक्सिलरी स्पेस प्लस इनपुट स्पेस। अब यहाँ पे इनपुट स्पेस का क्या मतलब होता है, जितने भी हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स वगैरह लेते हैं, ठीक है, आपने एक प्रोग्राम के अंदर 1 ग्राम के अंदर आपने मान लीजिए 10 वेरिएबल ले लिए, ठीक है, 10 वेरिएबल ले लिए, और इसके अंदर कुछ हमारे एरे के वेरिएबल हैं, ठीक है, और कुछ हमारे स्ट्रिंग के वेरिएबल हैं, कुछ हमारे इनपुट के वेरिएबल है। तो मान लीजिए कि इसने 1 KB साइज ले लिया, एक बार के लिए मान के चल लेते हैं, ठीक है,
और इसके अंदर जो हमारा डाटा है ना, डाटा भी इसके अंदर बहुत सारा होगा, क्योंकि मान लीजिए जो हमारा एरे हम लोग डिफाइन करेंगे उसके अंदर मान लीजिए 10,000 वैल्यूज हैं, 10,000 छोड़ो 1,00,000 वैल्यूज हैं उसके अंदर, ठीक है। उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जैसे आप लोग एक मूवी चलाते हो, अब ऐसा थोड़ी है कि अगर आपकी मूवी 2 GB की है तो उसके अंदर बस वही 2 GB स्पेस यूज होगा, उसके अंदर कोई रैम वगैरह कुछ भी यूज नहीं हो रही। देखो बिकॉज उसके अंदर प्लेयर भी यूज होता है, उसके अंदर साउंड सिस्टम भी चलता है, वीडियो भी चलती है, ग्राफिक कार्ड भी चलता है, तो बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। सेम इसी तरीके से जब आप एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो कंपाइलर भी यूज होता है, आपके सिस्टम के रिसोर्सेज भी यूज होते हैं, कहीं ना कहीं मेमोरी भी यूज होती है। तो उन सब को कैलकुलेट करके हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा स्पेस होता है उसको जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको डिफाइन करते हैं। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मान लीजिए किसी प्रोग्राम की 5 MB है और एक प्रोग्राम की 10 MB है, तो बेटर कौन सा रहेगा, हमेशा 5 MB वाला, बिकॉज वो कम स्पेस ले रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। समझ में आ गया आपको, ऑक्सिलरी स्पेस एंड इनपुट स्पेस। अब आती है बिग ओ नोटेशन। क्या होती है बिग ओ नोटेशन? जब सुनते हैं ना, जब मैं भी कॉलेज टाइम में सुनता था तो मुझे लगता था यार ये पता नहीं इतना बड़ा सा नाम है, कैसे इसको समझूंगा। मैं सही बता रहा हूँ आपको, झूठ नहीं बोलूंगा, कॉलेज टाइम में डेटा स्ट्रक्चर से बहुत दूर भागता था, मुझे डर लगता था, मुझे इससे ज्यादा एक बार क्लियर करके मैथ्स कर लूंगा बट ये नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है। यहां पे गूगल ओपन करके तब आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है, ठीक है। मैं आप लिखता हूं वेट डोनेट बाय, एंड यहां पे लिखता हूं डिनोट बाय। सॉरी यार, मैं डोनेट पता नहीं क्यों बोल रहा हूं, डिनोट बाय। देखो वेट हम किससे डोनेट करते हैं, यहां पे डिनोट करते हैं W से, और यहां पे हम लोग स्पीड किससे डिनोट करते हैं, V से, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको हम लोग डिनोट करते हैं हम लोग बिग ओ नोटेशन से, राइट। सो ये एक हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको डिनोट करने का तरीका होता है, और ये बस एक स्टैंडर्ड बना लिया। अब दुनिया में क्या कहते हैं, जब भी जहां पे किसी को वेट को डिनोट करना होता है तो वहां पे क्या लगा देते हैं, W, ताकि आराम से समझ में आ जाए सबको, ठीक है। और सेम इसी तरीके से जब किसी को स्पीड डोनेट करना है तो क्या क्या लगा देते हैं यहाँ पे, V, स्मॉल v। इसी तरीके से जब किसी को एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी डिनोट करनी होती है तो वो लगा देते हैं बिग O। ये एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, अगर आप चाहो तो इसको जो मर्जी बोल सकते हो। जब आप प्रोग्राम लिख रहे होगे ना, अगर आप इसको बिग आलू बोलोगे, कुत्ता बिल्ली जो मर्जी बोलोगे ना, तब भी चल जाएगा। बट ये एक यूनिवर्सल डिनोशन है जिससे कि आप लोग समझ पाओगे कि एल्गोरिथम के अंदर ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं। सो ताकि मान लीजिए अगर यहाँ पे हम लोग ने बिग O नोटेशन बोल दिया, अब अगर एक यूनिवर्सल चीज नहीं मान के चलते, कोई इसको बोल देता बिग M नोटेशन, बिग Z नोटेशन, तो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डॉक्यूमेंट के अंदर आपको अलग अलग चीजें मिलती, तो उससे समझने में प्रॉब्लम होती। तो इसलिए उन्होंने क्या करा कि एक कॉमन चीज ले ली है। बस इसका काम ये है कि जब भी हम लोग एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं तो उसको डिनोट करते हैं बाय बिग O नोटेशन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी हो, वो हम लोग डिनोट करते हैं बिग O नोटेशन से, राइट। सो और अच्छे से क्या यूज होता है इसको मैं आपको आने वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा, जब मैं थोड़े से फॉर्मूले वगैरह के साथ आपको समझाऊंगा, एसिम्प्टोटिक नोटेशन वगैरह भी पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। कुछ कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लेना, एंड प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लेना, एंड प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक्स इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच गाइज।